मेरी माँ को बुढ़ापे में तलाक हो गई। अब्बा का कहना था उनके सब बच्चे हराम के हैं। मेरी माँ गुनाह करती रही है, जबकि अब्बा ने मेरी माँ से पसंद की शादी की थी और उनकी कामयाब जिंदगी की मिसालें पूरा खानदान देता था। मेरी शादीशुदा बहनों के ससुराल वाले ये खबर सुनकर उन्हें तलाक देने लगे थे। जब मैंने माँ से पूछा, हमें हकीकत बताओ वरना हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, माँ की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। जब वो बोली, हम 5 बहन भाई थे, मेरी और मेरी 2 बहनों की शादी हो गई थी। शादी के बाद मुझे मेरे वालिदैन ने एक अलग घर में शिफ्ट कर दिया था। उनका कहना था कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो। मेरी 2 शादीशुदा बहनें भी अपने अपने घरों में बहुत खुश थीं, जबकि बाकी 2 बहनों की शादी करना अभी बाकी थी। मेरे वालिदैन का घर हमारे घर के करीब ही था, हमारा आना जाना लगा रहता था। लेकिन जब से मेरे बच्चे हुए थे, मैंने वालिदैन के घर जाना कम कर दिया था, ज्यादातर अपने बच्चों के साथ मसरूफ रहता। जब वालिदैन ने मेरी छोटी 2 बहनों की शादी की, तो तब भी उन्होंने मुझे वापस अपने घर नहीं बुलाया था। मेरे वालिदैन हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अलग ही ठीक हूँ, वरना हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है, और मैं शादी के पहले दिन से ही अलग रह रहा था। तो अब मुझे उनके साथ रहना भी पसंद न था। जिस घर में मैं रह रहा था, अब ये मेरा अपना हो चुका था। मैंने ये घर किराए पर लिया था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने पैसे जमा करके इसी घर को ही खरीद लिया था। मैं एक अच्छी जॉब करता था, गर्ज के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं नहीं जानता था कि हमारी जिंदगी में इतना बड़ा बोझाल आने वाला है। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ सहन में बैठा खाना खा रहा था। रात का वक्त था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी अभी ही दफ्तर से वापस आया था और आते साथ ही खाना खाने लगा था। मेरी बीवी उठकर जाने लगी तो मैंने कहा कि रुको, मैं जाता हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी हमारे साथ ही बैठे थे। मैं उठकर दरवाजे तक आया और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो बाहर अम्मी खड़ी थी। अम्मी, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आई हैं? मैंने आपसे कहा भी था कि आप सुबह के वक्त ही मेरे घर आया करें। मैंने कहा तो वो अंदर आ गईं। उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे हैरत हुई थी, जो पहले मैं गली में अंधेरे की वजह से नहीं देख पाया था। मैंने दरवाजा बंद किया और उन्हें अपने साथ लेकर वहीं पर आ गया जहाँ पर मेरे बीवी बच्चे बैठे थे। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही हैं? अम्मी को इस तरह रोता देखकर मेरे दिल को कुछ अजीब सा हुआ था, मगर वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। मैंने उनसे दूसरी मर्तबा पूछा तो वो उठकर अंदर की तरफ चली गईं। मैं और मेरी बीवी हैरान बैठे थे। मेरे बच्चे तो इतने बड़े नहीं थे कि इस बात को समझ सकते, वो बस खाना खाने में लगे हुए थे। शाजिया, ये अम्मी को क्या हुआ है? तुम जरा पता करो, मैं तो थका हुआ हूँ। मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेता हूँ और उसके बाद अम्मी के पास आ जाऊंगा। मैंने कहा तो मेरी बीवी अजीब सा मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। वो शुरू से ही अकेले घर में रहने की आदी थी और जब भी मेरी माँ हमसे मिलने के लिए आती या मेरी बहनें, तो उसका मुंह बन जाता था। मैं उसे समझाता रहता था कि उनका भी मुझ पर हक है, वो यही गनीमत समझे कि मैं अलहदा घर में रह रहा हूँ। अगर उस वक्त मैं शादी के वक्त अलहदा घर में न आता तो आज भी हम वहीं पर अम्मी अब्बा के साथ ही रह रहे होते। मेरी बीवी अंदर चली गई थी और मैं जल्दी से खाना खाने लग रहा था। थोड़ी देर बाद ही मेरी बीवी आ गई। मैंने उससे पूछा तो वो नाक मुंह चिढ़ाकर कहने लगी कि तुम्हारी माँ कुछ नहीं बता रही, जाके खुद ही पूछ लो। मेरी बीवी की बात सुनकर मुझे अम्मी पर थोड़ा बहुत गुस्सा आया था। खाना खाने के बाद आज मैंने अपने ससुराल जाने का प्लान बनाया हुआ था। हमने सोचा था कि खाना खाने के बाद हम बाहर चले जाएंगे और फिर ससुराल के साथ साथ पार्क का भी चक्कर लगा लेंगे। कुछ दिनों से बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने कहीं घूमने के लिए जाना है और मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया था और अब अम्मी ने सारा प्लान ही चौपट करवा दिया था। मेरा दिल बिल्कुल भी उनसे बात करने का नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे जाना तो था। मैं अम्मी के पास कमरे में गया तो वो दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ करने लगी।
امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو آپ اتنی رات کو میرے گھر میں آ گئی ہیں اور اوپر سے کچھ بتا بھی نہیں رہی۔ میں نے یہ کہا تو وہ نم نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ذرا شرمندگی سی ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں، اور واقعی میں زیادہ بول گیا تھا۔ میں غصے کا تیز تو نہیں تھا، لیکن پلان خراب ہونے کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہو گیا تھا، اور پھر میں آفس سے بھی تو اتنا تھکا ہوا آیا تھا۔ سب سے بڑی بات کہ مجھے اپنی پرائیویسی بڑی عزیز تھی۔ رات کو تو میں اپنے بچوں کو بھی اپنے اور بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے اور ہم دونوں میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے، غرض کہ مجھے اپنی پرائیویسی میں کسی کی بھی ڈسٹربنس نہیں چاہیے تھی۔ امی آپ آخر بتا کیوں نہیں دیتی؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں حل کر دیتا ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر کیوں رو رہی ہوں گی؟ وہ تو اس لیے نفی میں سر ہلا رہی تھی، وہ کہنا چاہتی تھی کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، لیکن اس وقت میں کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں ان سے بار بار یہ پوچھتا رہا مگر وہ نہیں بتا رہی تھی۔ چلے امی ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں صبح آ کر آپ سے بات کروں گا۔ اب چلے میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں، رات کافی ہو گئی ہے، ابا آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ امی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ گھر نہیں جانا چاہتی؟ میں نے یہ کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بول رہی تھی، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ وہ آج رات یہیں پر رکنا چاہتی ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر امی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے امی، آج رات آپ میرے گھر پر رہ جائیں، ہمیں کسی ضروری کام سے باہر جانا ہے، آپ اندر سے کنڈی لگا لیجیے گا۔ میں یہ کہتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کو، اس کے میکے اور بچوں کو پارک لے کر نہیں گیا تو پھر ان سب کے ہی منہ بن جائیں گے اور پھر میری شامت آ جائے گی۔ جب میں باہر گیا تو میری بیوی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ چادر لے کر آئے تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اصغر میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب آپ اپنی ماں کی وجہ سے مجھے نہیں لے کر جائیں گے۔ آپ بس 2 منٹ رکیں، میں ابھی چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے، ایک میں میرے دونوں بیٹے اور ایک میں ہم میاں بیوی رہتے تھے، اور ایک کمرہ ایسے ہی فارغ کھڑا رہتا تھا۔ اب ان میں سے ایک کمرے میں امی بیٹھی تھی، میرے بچے تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے اور صحن میں کھیل رہے تھے۔ جب سائرہ چادر لے کر باہر آئی تو ہم سب گھر سے روانہ ہو گئے۔ میری اپنی چھوٹی سی گاڑی تھی، اسی میں ہی میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر باہر آ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ امی نے دروازہ بند کیا بھی ہے یا نہیں، بس مجھے تسلی تھی کہ وہ گھر پر ہیں، چاہے وہ دروازہ بند کریں یا نہیں۔ میں پہلے بچوں کو ان کے ننیال لایا تھا، وہ لوگ جلدی سو جاتے تھے، 1-2 گھنٹے وہیں پر بیٹھے رہے، اور جب رات کے 10 بجے تو ہم پارک کے لیے روانہ ہو گئے۔ آج اتوار تھا اور رات کے 10 بجے بھی پارک میں رش لگا ہوا تھا۔ سبھی لوگ اس سوسائٹی میں نوکریوں والے تھے اور اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سنڈے کی رات انجوائے کرنے کے لیے پارک آئے ہوئے تھے۔ میری بیوی بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا۔ ہم نے کھانا تو گھر سے کھا لیا تھا، بس آئس کریم کھائی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد ہم گھر آ گئے۔ بچے خوش خوش سے دکھائی دے رہے تھے اور میرا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ پورے ہفتے کی تھکن اتر گئی تھی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو دروازہ بند تھا۔ میں کتنی مرتبہ ہارن بجا چکا تھا مگر امی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ میری بیوی تو غصہ کرنے لگی تھی اور بچے بھی نیند سے نڈھال تھے۔ میں گاڑی سے اترا اور دروازہ بجانے لگا۔ ابھی میں نے 2-3 مرتبہ ہی دروازہ بجایا تھا کہ امی دروازہ کھولنے کے لیے پہنچ گئیں۔ امی کیا کرتی ہیں آپ؟ ہم کب سے کھڑے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ دروازہ کھول کر ایک طرف کو ہو گئیں۔ پھر میں گاڑی میں آ کر گاڑی ڈرائیو کر کے اندر لے گیا۔ جب ہم سب گاڑی سے اترے تو وہ پھر سے کمرے میں چلی گئی تھی اور میری ان سے کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے سوچا کہ صبح ہی ان سے بات کر لوں گا کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میں کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید امی ابو سے جھگڑ کر آئی ہیں، اس لیے وہاں نہیں جانا چاہتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابو کو بتا دوں کہ امی میرے گھر پر ہیں۔
मैं सोच रहा था कि अब्बू परेशान ना हो रहे हों, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अम्मी इतनी भी लापरवाह नहीं है कि अब्बू को बिना बताए ही यहाँ पर आ गई हों। वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी। मेरी बीवी का मूड मेरी माँ को देखकर फिर से खराब हो गया था। सायरा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी माँ को अपने घर से निकाल दूं? तुम जानती भी हो कि उन्होंने कितनी मुश्किल से मुझे पाला था। वो कहती हैं कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा बीमार रहता था और अब तुम चाहती हो कि मैं उन्हें इस मुश्किल घड़ी में अपने घर से निकाल दूं। सायरा के मुंह पर बजे 12 देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे भी अम्मी का यूं आना कुछ पसंद नहीं आया था, लेकिन मैं उनका बेटा था और मुझे वो दिलो जान से अजीज थी। मैं उन्हें बिल्कुल भी अपने घर से नहीं निकाल सकता था और उनके लिए फिक्रमंद भी था। नहीं असगर, मैंने ऐसी बात तो नहीं की। बस मैं तो ये कह रही हूँ कि न जाने अम्मी के साथ क्या मसला है। सब कुछ ठीक तो है। मेरी बीवी ने बात बदलते हुए कहा तो मैं भी खामोश हो गया। मैं समझ तो गया था कि वो अब बात बदल रही है, लेकिन मैंने बात को मजीद आगे नहीं बढ़ाया था। मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी बीवी के साथ तकरार में पड़ गया तो फिर वो भी मुझसे नाराज हो जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैंने अपनी बीवी से पसंद की शादी की थी और उसके मिनट भर की नाराजगी भी मोल नहीं ले सकता था। कुछ देर हम मियाँ बीवी कमरे में बैठे बातें करते रहे और जब मैं बहुत ज्यादा थक गया तो बेड पर दराज हो गया। न जाने कब मुझ पर नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गया। सुबह मेरी आंख देर से खुली थी। मैं अम्मी से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। मैं नहाकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया था। मेरी बीवी मुझसे नाराज हो रही थी कि मैं अपनी माँ से बात करके जाऊं और उनका मसला भी हल करके जाऊं। मैं समझ गया था कि वो उन्हें घर से निकालना चाहती है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने उससे कह दिया कि मैं वापस आकर ही बात करूंगा। सारा दिन ही मैं ऑफिस में इतना मसरूफ रहा कि मैं फोन पर भी अब्बा या अम्मी से बात नहीं कर सका। मैंने सोचा था कि मैं अब्बू से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर मसला क्या है। अम्मी तो कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला था। शाम को जब मैं घर आया तो मेरी बीवी का मूड इंतहाई खराब था। वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी और सामान इधर से उधर जोर जोर से रख रही थी। मैं समझ गया था कि उसे गुस्सा आया हुआ है, इसलिए चुपचाप कमरे में आ गया। चेंज वगैरह करके मैं अम्मी के कमरे में पहुंच गया। वो जाए नमाज पर बैठी मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। मैं उनकी नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगा। 10 मिनट के बाद अम्मी ने नमाज मुकम्मल की तो मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी उनके साथ जाए नमाज पर ही बैठ गया था। उनकी आंखें रोने की वजह से बहुत ज्यादा सूजी हुई थी। मेरे दिल को एक अजीब सा धचका लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ बुरा हो चुका है। अम्मी, आप कुछ बता क्यों नहीं रही? क्या अब्बू ने आपसे कुछ कहा है? मेरा ये कहना था कि अम्मी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और मेरे गले से लग गई। मैं अम्मी के गले से लगा बैठा था। इतने अरसे बाद माँ के गले से लगकर मुझे सुकून मिल रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने अकेले में रहकर क्या खोया है। अकेले रहते रहते मैं बिल्कुल ही अपनी माँ से कटकर रह गया था, लेकिन अब मेरे दिल में हलचल सी मच गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी इन्हें खुद से अलग ही नहीं कर पाऊंगा। मेरी आंखें बरसने लगी थी। न जाने मुझे क्या हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अम्मी के साथ कल रवैया ठीक नहीं रखा था और इसी वजह से ही वो दिल बर्दाश्त होकर रो रही हैं। अम्मी प्लीज, आप मुझे बता दें, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। आखिर मसला क्या है? आप मुझे बताएंगी तो मुझे पता चलेगा। मेरा ये कहना था कि अम्मी जो थोड़ी देर पहले चुप हो गई थी फिर से रोने लगी तो मैं सर पकड़कर बैठ गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अभी मैं यही सोच रहा था कि मैं अम्मी से कैसे बात करूं कि मेरे मोबाइल पर रिंग होने लगी। मैंने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाला तो मेरी बड़ी बहन का नंबर था। मैंने जैसे ही फोन कान से लगाया तो वो भी रोने लगी और कहने लगी कि भाई, हम तो बर्बाद हो गए। उसकी बात सुनकर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन वो भी बस अम्मी की तरह रोए जा रही थी, कुछ नहीं बता रही थी। शहनाज, तुम बताओ तो सही, क्या हुआ है? अम्मी कल से मेरे घर पर आई हुई हैं और वो भी बिल्कुल ऐसे ही रो रही हैं। क्या हुआ है? मैं उन दोनों से बार बार ही एक सवाल कर रहा था। अब मैं ये सवाल करते करते थक चुका था। फिर मेरी बहन ने जो कुछ मुझे बताया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई।
मेरे हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया और मैं अम्मी के गले से लग गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उनके साथ इतना बड़ा मसला हो गया और मैं उनके साथ ना जाने कैसा सलूक रख रहा था। मेरे अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी थी और वो भी एक साथ ही 3 तलाक, यानी कि अब अम्मी उनके पास वापस नहीं जा सकती थी। मेरी बहन इसलिए रो रही थी, उसके खानदान में ये बात फैल गई थी कि मेरे अब्बा ने अम्मी को तलाक दे दी और अब उसका शोहर भी उससे नाराज हो रहा था कि उसके माँ बाप कैसे हैं जिन्होंने इस बुढ़ापे में ये घटिया हरकत कर दी। वो अपने ससुराल में बदनाम होकर रह गई थी। मैं क्या ही कर सकता था। मैंने अम्मी से पूछा कि क्या ये सच है, तो वो भी इस बात की तस्दीक कर गई। तो मैं सर थाम कर रह गया। मैं थोड़ी देर अम्मी के पास बैठा रहा। मैं उनसे पूछता रहा कि आखिर मसला क्या बना था, मगर वो अब भी कुछ नहीं बता रही थी। उन्होंने तो अपने लफ्ज सी लिए थे। मैं बाहर आया और जैसे ही अपनी बीवी को सारा मसला बताया तो वो मेरे खानदान पर थू थू करने लगी। वो हमसे जरा बड़े खानदान की थी। अगर वो मुझे पसंद ना करती होती तो शायद इतने बड़े खानदान में मेरी शादी कभी भी नहीं हो सकती थी। असगर, ये तुम्हारी माँ ने बुढ़ापे में क्या कर दिखाया है। अब मैं अपने मेके वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो तो पहले ही कहते थे कि तुम्हारा खानदान अच्छी नस्ल का नहीं है। मेरी बीवी बोली तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया। सायरा, मुंह संभाल कर बात करो, ये तुम क्या ओल फोल बके जा रही हो। मेरी माँ इतने मुश्किल वक्त से गुजर रही है और तुम्हें लोगों की पड़ी हुई है। मेरी माँ के बारे में तो सोचो कि उनका क्या होगा, वो इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी। मैं ये कहता हुआ गुस्से में कमरे से निकला और फिर घर से ही बाहर निकल गया। मैं गली में तेज तेज कदमों के साथ चलता जा रहा था। 5-10 मिनट की मुसाफत पर ही अब्बा का घर था। जब मैं अब्बा के घर के बाहर पहुंचा तो मेरा दिमाग घूम गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसका मतलब था कि अब्बा घर पर नहीं थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। हम पर तो एक क़यामत टूट पड़ी थी। मैं फौरन से घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर आया तो मेरी बड़ी बहन मेरे घर आ गई थी। वो अपने शोहर के साथ आई थी और बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मेरा बहनोई भी मुझसे लड़ झगड़ रहा था और कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे रिश्तेदार मुझे ताने मार रहे हैं। मैंने अपने बहनोई से तो कुछ ना कहा और चुप साधे बैठा रहा। वो मेरी बड़ी बहन का शोहर था। मैं कैसे उससे जुबान लड़ा सकता था। थोड़ी देर बैठने के बाद वो वहां से चला गया। वो शहनाज को यहीं पर छोड़कर गया था। शहनाज रोए जा रही थी और कुछ नहीं कह रही थी। मैंने उसे समझाया कि इस सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं अब्बा के घर से होकर आ रहा हूँ, वो कहीं पर भी नहीं है और घर पर भी ताला लगा हुआ है। मेरी बाकी तीनों बहनों की भी कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कॉल अटेंड करता। ये बात सारे खानदान में फैल गई थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये बात फैलाई किसने है। हमारे मोहल्लेदार ऐसे ही थे, 2 मिनट में ही बात को कहां से कहां तक पहुंचा देते थे। ये बात भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। हम बहन भाइयों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। मैंने उसमें कह दिया कि बाकी तीनों बहनें भी मेरे घर आ जाएं, फिर मिलजुल कर इस मामले का हल निकालेंगे। थोड़ी देर बाद शहनाज का शोहर भी आया और उससे लेकर चला गया। शहनाज ने कहा था कि वो कल आएगी। मेरी तीनों बहनों ने भी यही कहा था कि वो कल ही आएंगी। मेरी बीवी का मूड खराब होने की वजह से मुझे टेंशन हो रही थी। मैं जानता था कि अब हमारे दरमियान ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं मामले को बिल्कुल भी हल नहीं कर पा रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर अब क्या होगा। मुझे अपनी अम्मी को अपने पास ही रखना पड़ेगा। मुझे तो कोई इतराज नहीं था, बल्कि मेरा दिल दुख रहा था। मैं उन्हें दुख में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता था, मगर मुझे अपनी बीवी का डर था। जब हमारी शादी हुई थी तो उसी वक्त ही उसने कह दिया था कि वो अलहदा घर में रहेगी, और जब अम्मा अब्बा ने भी मुझे अलहदा घर का कहा तो मैं खुश हो गया और किसी को ये बात ही ना बतानी पड़ी कि ये ख्वाहिश मेरी बीवी भी कर चुकी है। मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी माँ को अपने घर से ना भेजा तो मेरी बीवी मायके चली जाएगी। अभी तक तो वो खामोश थी और मायके जाने की बात नहीं की थी। शायद वो समझ रही थी कि मैं अपनी माँ को किसी बहन के घर भेज दूंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को कैसे किसी बहन के घर भेज सकता था। मेरी सारी बहनें ज्वाइंट फैमिलीज में रहती थी, तो वो कैसे माँ को अपने पास रख सकती थी। मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो उन्हें मेरे पास ही रहना था। मैं कमरे में गया तो मेरी बीवी लाइट ऑफ करके सो रही थी।
मैं उससे बात करना चाहता था, उससे अपनी टेंशन का जिक्र करना चाहता था, मगर वो तो दूसरी तरफ मुंह फेरे सोई हुई थी। तो मैं भी उसके पास ही जाकर सो गया। आधी रात तक तो मुझे नींद ना आई, फिर कुदरत को मुझ पर तरस आया और मुझे भी नींद आ गई। सुबह मेरी आंख जल्दी ही खुल गई थी। मैं बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था। नमाज अदा की और अम्मी के कमरे में पहुंच गया। वो फजर की नमाज अदा करके कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। मैंने उनकी गोद में सर रख दिया तो वो मेरे बालों को सहलाने लगी। मेरी आंखें फिर से नम होने लगी थी। हमारी सारी दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। जमाने भर में हमारी थू थू हो रही थी। मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें बना रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अब्बा ने इसलिए अम्मी को तलाक दी होगी कि अम्मी बदकिरदार होंगी और इसीलिए ही अब्बा ने उम्र के इस हिस्से में आकर मेरी माँ को तलाक देकर फारिग कर दिया। मेरा दिल जल रहा था। जब मैं रात को मस्जिद में ईशा की नमाज अदा करने के लिए गया था तो उसी वक्त ही मैंने मोहल्लेदारों की बातें सुनी थी और कुछ कहे बगैर ही घर आ गया था। मैं किसी से क्या ही कह सकता था। सब कुछ सबकी आंखों के सामने था। इस बार मैंने अम्मी से नहीं पूछा कि अब्बा ने उन्हें तलाक क्यों दी। वो तलाक दे चुके थे और अब इस बात का कोई फायदा नहीं था कि उन्होंने किस बात की बुनियाद पर अम्मी को तलाक देकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। थोड़ी देर बाद अम्मी के कमरे से मैं बाहर निकल आया। मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था। बच्चे भी नाश्ता करके स्कूल जा चुके थे और मेरी बीवी घर के कामों में मसरूफ हो गई थी। 11 बजे ही मेरी सारी बहनें मेरे घर आ गईं। वो सब अपना अपना दुखड़ा रो रही थी। मेरी सबसे छोटी बहन तो बहुत ज्यादा रो रही थी। वो कह रही थी कि मेरे शोहर ने तो मुझसे कह दिया है कि मैं अब अपने मायके से कोई ताल्लुक ना रखूं। अगर मैंने मायके से कोई ताल्लुक रखा तो वो भी मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी छोटी बहन के सर पर हाथ रखा और उससे कहा कि वो अपने घर में खुश रहे। अगर उसका शोहर चाहता है कि वो हमारे साथ कोई राब्ता ना रखे तो उनकी ये बात माने, क्योंकि बीवियां अपने शोहरों के साथ ही अच्छी लगती हैं। मायका 1-2 दिन ही अच्छा लगता है और फिर हर किसी का दिल भर जाता है। शादीशुदा बहनें ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। हर भाई की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बहनें अपने घर में खुश रहें। मेरी बहनें माशाल्लाह से अपने घर में खुश रह रही थी। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ मेरे दर पर आकर बैठ जाएगी। ये हमारे पूरे इलाके और खानदान में पहली मर्तबा हो रहा था कि किसी बूढ़ी खातून को इस उम्र में तलाक हो गई। मेरी अम्मी की उम्र अच्छी खासी थी। ये अलग बात थी कि वो स्मार्ट होने की वजह से अपनी उम्र से जरा कम ही लगती थी। हम पांचों बहन भाई और अम्मी एक ही कमरे में बैठे थे। मेरी बीवी मेरे कहने पर किचन में मेरी बहनों के खाने का इंतजाम कर रही थी। उसने मुझसे कह दिया था कि आज वो आखिरी मर्तबा इन सब के लिए खाना बना रही है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं उससे कोई उम्मीद न रखूं। मैं कैसे अपनी बहनों को कहता कि मैं उनके लिए खाना नहीं बनवा सकता। मैंने सोच लिया था कि अभी ये सब तो कुछ रोज चलना है, क्योंकि जब तक अम्मी का मसला सही तरीके से हल नहीं हो जाना था तो मेरी बहनों ने तो मेरे घर आना जाना था। मैंने सोच लिया था कि मैं होटल से ही कुछ न कुछ मंगवा लिया करूंगा। मेरी दरमियान वाली 2 बहनें भी परेशान थीं। उनके घर में भी हलचल सी मच गई थी। वो भी यही कह रही थी कि उनके ससुराल वाले उन्हें ताने दे रहे हैं और माँ की बद चलने की बातें सुना रहे हैं। अम्मी हम सबकी बातें सुन रही थी और बस खामोशी से आंसू बहा रही थी। मुझे उन पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। अम्मी आप बताती क्यों नहीं कि अब्बा ने आपको किस वजह से तलाक दी है? मेरी बड़ी बहन शहनाज बोली तो अम्मी ने उसे चुप रहने का कह दिया। शहनाज की बात सुनकर मेरी छोटी बहन भी कहने लगी थी, क्योंकि उन दोनों का ज्यादा मसला था। उनके ससुराल वाले जरा सख्त मिजाज के थे। अम्मी बताई ना, अब्बा ने आपको तलाक क्यों दी? क्या आपकी कोई गलती थी? मेरी बहन का ये कहना था कि अम्मी दुपट्टे में मुंह छुपाकर रोने लगी। निखत, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है कि अम्मी की गलती होगी? तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस तरह की बात करते हुए? मैंने कहा तो निखत बेचारी अपना सा मुंह लेकर रह गई। भैया मैं क्या करूं? आप नहीं जानते मेरे घर में कितने मसाइल बढ़ गए हैं। आप जानते हैं कि फ्याज तो पहले ही मेरे साथ उखड़े उखड़े से रहते थे और अब उन्होंने कह दिया है कि अगर मैंने आपसे कोई ताल्लुक रखा तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वो मुझे यहीं पर भेज देंगे। ये कहते साथ ही निगत रोने लगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं उसे तसल्ली दूं या अम्मी को। हम सभी रो रहे थे। फिर मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं अब्बा से राब्ता करके पता करूं कि आखिर मसला क्या है। अम्मी तो कुछ नहीं बता रही थी
और अब हम में उनसे पूछने की हिम्मत भी बाकी नहीं रही थी। हम जब भी उनसे पूछते तो वो रोने लगती थी। खाना वगैरह खा के मेरी बहनें घर से चली गईं और मैं घर पर ही रह गया। मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। मैं जैसे ही अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी अलमारी से कपड़े निकाल कर एक बैग में भर रही थी। शाजिया, ये तुम क्या कर रही हो? मैं उसके करीब जाकर बोला तो उसने फिर भी कोई जवाब ना दिया और बड़े से बैग में कपड़े भरने लगी। शाजिया, ये मत कहना कि अब तुम नाराज होकर अपने माँ बाप के घर जा रही हो। मैं ये मसला देख लूंगा। मैं समझ गया था कि वो कहाँ जा रही है, इसलिए उसके बताए बगैर ही बात करने लगा था। मेरा ये कहना था कि वो गुस्से से लाल पीली हो गई। अगर आप जानते हैं तो फिर मुझसे क्यों पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। आप जानते हैं मेरी सारी कजन्स कल से मुझे फोन करके बदनाम कर रही हैं कि मेरी किस खानदान में शादी हुई है। आपसे शादी करके तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपने मुझे जिंदगी में दिया ही क्या है? मैं आपसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आपसे शादी की थी। लेकिन आपके साथ शादी करके मुझे कोई सुख नहीं मिला, बल्कि मैं अपने स्टेटस से भी नीचे गिर गई हूँ। मेरी बीवी बोली तो मुझे चुप लग गई। वो सच ही कह रही थी और मैं अपने गिरेबान में झांक कर ये देख सकता था कि मेरी क्या औकात है। मैं अच्छी जॉब करता था, लेकिन फिर भी अपनी बीवी के खानदान का मुकाबला तो नहीं कर सकता था। शाजिया, प्लीज तुम मेरी बात सुनो। तुम कहीं मत जाओ। मैं ये मसला देख लूंगा और मैं खुद तुम्हारे मेके वालों से भी बात कर लूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा तो वो एक झटके से अपना हाथ छुड़वाकर अलमारी की तरफ चली गई। वो अब भी वहां से कपड़े निकाल कर बैग में भर रही थी। मैं सोफे पर बैठा बेबसी से उसे देख रहा था। वो जिद की पक्की थी और मैं उसे नहीं रोक पा रहा था। जब उसने बैग पैक कर लिया तो वो अलमारी से चादर निकालकर ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। वो बैग भी अपने साथ ही लेकर गई थी। पहले तो मैं बैठा रहा, मगर उसे जाता देखकर मैं फौरन से बाहर निकल आया और उसे बाजू से पकड़ लिया। बैग जमीन पर गिर गया था। हम घर के सहन में खड़े थे। मैंने उससे कह दिया कि वो कहीं नहीं जाएगी। उसे मेरी मोहब्बत की कसम। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो कहने लगी कि बस असगर, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तो सोचा था कि शहनाज बाजी ही अम्मी को ले जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें अपने घर लेकर जाएं। आप मुझे मत रोकें। हम दोनों आपस में बहस कर रहे थे। अचानक से अम्मी भी कमरे से बाहर निकल आईं और हमें इस तरह लड़ता झगड़ता देखकर घबरा गईं और फौरन से ही बरामदे में खड़ी बेहोश हो गईं। अम्मी को बेहोश होता देखकर मैं जल्दी से उनकी तरफ भागा था। मेरे दिमाग की नसें फट रही थी। एक तरफ मेरी बीवी मेरे घर से जाने के लिए खड़ी थी और दूसरी तरफ मेरी माँ बेहोश थी। मैं बरामदे में अम्मी का सर गोद में रखे बैठा था। मैं उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो होश में ही नहीं आ रही थी। मेरी बीवी 1-2 मिनट तो वहीं पर खड़ी देखती रही और फिर वहां से चली गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि शाजिया मुझे इस मुश्किल घड़ी में छोड़कर भी जा सकती है। क्या मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं? मोहब्बत करने वाले तो अपने महबूब को, अपने प्यारों को कभी भी मुश्किल हालात में अकेला छोड़कर नहीं जाते। मगर शाजिया जा चुकी थी और वो मेरे दिल से उसी लम्हे ही उतर गई थी। मैंने उसी वक्त ही अम्मी को सहारा दिया और उन्हें गाड़ी की तरफ ले आया। वो बिल्कुल ही बेहोश थी। मैं उन्हें गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले आया था। मैं कॉरिडोर में खड़ा उनकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। मेरी आंखें भी नम हो रही थी और मुझे शाजिया पर भी गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी बहनों को इत्तला कर दी थी। वो भी थोड़ी देर बाद वहीं पर पहुंच गईं। मेरी सबसे छोटी बहन नहीं आई थी। मैंने ही उसे कहा था कि वो ना आए। मैं उसका घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। वैसे भी मेरी माँ का घर बर्बाद हो चुका था और अब मैं अपनी बहन का घर बचाना चाहता था। उसका मियाँ जरा सख्त था और उसकी सास भी उतनी सख्त थी कि पहले भी उसे हमसे ज्यादा घुलने मिलने नहीं देती थी, मगर वो फिर भी आती थी। लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही नहीं आ सकती थी। मेरी तीनों बहनें मेरे साथ खड़ी थीं। डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अम्मी के कमरे से बाहर निकला और कहने लगा कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और उन्हें किसी चीज की टेंशन भी है।
हमें उन्हें किसी चीज का स्ट्रेस नहीं देना। डॉक्टर ने कहा तो हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, हम उन्हें कैसे स्ट्रेस से दूर रख सकते थे? स्ट्रेस तो उनके अंदर था, हमारी तरफ से तो दिया हुआ नहीं था, तो हम फिर कैसे उसे खत्म कर सकते थे? डॉक्टर ने कहा कि हम अभी उनसे नहीं मिल सकते। हम कितनी देर वहीं पर बैठे डॉक्टर की इजाजत का इंतजार करते रहे। मैंने अपनी सारी बहनों को घर भेज दिया था, अब काफी वक्त हो गया था। थोड़ी देर बाद मैं डॉक्टर से पूछकर अम्मी के पास पहुंच गया। उनकी आंखों से अब भी आंसू निकल रहे थे। अब तो आंसू उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें तसल्ली देने लगा कि अम्मी कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, आप मेरे साथ रहेंगी और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैंने उनका हाथ सहलाते हुए कहा तो वो सुकून से आंखें मूंद गईं। मेरी एक बात से मेरी माँ को कितना सुकून मिला था और मैं अब तक उनसे ऐसी बात कर ही नहीं पाया था। मैंने सोच लिया था कि भले ही मेरी बीवी मुझसे नाराज हो जाए, मैं अपनी माँ को अपने पास रखूंगा और बड़े अच्छे से रखूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता था कि आखिर अब्बा ने उन्हें तलाक क्यों दी, या फिर उन्होंने खुद ही तलाक ली। मैं अभी तक इस बात से पर्दा नहीं हटा पाया था। मैं अब्बा को हजारों कॉल्स कर चुका था, वो मेरी कॉल भी नहीं ले रहे थे। मेरे अब्बा एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे और उनकी पेंशन 1 लाख तक थी। उन्होंने बड़ी आसानी के साथ सारी बेटियों की शादी की थी और अच्छा जहेज भी दिया था। अब भी वो उन पैसों पर ऐश कर रहे थे। आज तक मैंने उनसे कभी पैसे नहीं मांगे थे और ना ही उन्होंने मुझसे। हम अपने अपने घर में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ खुश थे। कभी कभी मुझे हैरानी भी होती थी कि आखिर वो इतनी रकम कहाँ खर्च करते हैं। 1 लाख तो 2 बंदों के लिए बहुत ही ज्यादा था। अब तो उनका कोई खर्चा ही नहीं था और सारी बहनें भी ब्याही गई थी, लेकिन आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला था। 2 दिन अम्मी अस्पताल में ही रही और मैं भी उनके पास अस्पताल में ही रहा। मेरे बीवी बच्चे तो घर पर नहीं थे, तो मैं घर जाकर क्या करता। 2 दिन बाद मैं अम्मी को अस्पताल से लेकर घर वापस आ गया, तो उसी दिन ही मेरी सारी बहनें भी आ गईं। आज मेरी छोटी बहन भी आई थी। मैंने उससे कहा था कि वो क्यों आई है, तो उसने कहा कि वो घर में कहकर आई है कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रही है। वो बहाना बनाकर आई थी और अम्मी को देखना चाहती थी। उसकी बात सुनकर तो मेरी आंखें नम हो गईं। एक मेरी बहन थी जो अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही थी और सारे बंद तोड़कर उनसे मिलने के लिए आ गई थी, और एक मैं था जो अपनी बीवी के कहने में आकर अपने माँ बाप से ताल्लुक हो गया था। जब से मेरी शादी हुई थी मैं अपने माँ बाप के पास ज्यादा नहीं जाता था और बस हफ्ते में 1-2 बार उनके पास जाकर हाल अहवाल पूछाता था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मेरी बहनें मेरे घर में रहीं और खाना वगैरह भी उन्होंने खुद ही बनाया। शाम को वो खाना खाकर घर से चली गई। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे उनकी देखभाल करनी थी। मैंने अपनी बीवी को कई कॉल्स की थी, मैं उसका साथ चाहता था, मुझे उसकी जरूरत थी। आखिर मैं सब कुछ अकेला कैसे मैनेज कर सकता था, मगर उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की थी। मैं बिल्कुल ही अकेला होकर रह गया था। मैं घर के सहन में बैठा हालात पर आंसू बहा रहा था और मेरी अम्मी अंदर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। मैं सोच रहा था कि आखिर हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमारी जिंदगी पहले कितने आराम से गुजर रही थी और अब तो हर चीज ही अथल पथल होकर रह गई थी। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि वो मेरे पास वापस आ जाएं, लेकिन मेरी बीवी तो कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। मैंने अलमारी से एल्बम निकाला और उसमें अपने बच्चों की तस्वीरें देखने लगा। उसमें मेरे बच्चे और बीवी की बेतहाशा तस्वीरें थीं, जिनमें मैं भी उनके साथ था। तस्वीरें देखकर मेरी आंखों से फिर से खारा पानी बाहर निकलने लगा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी अभी उड़कर अपने बच्चों के पास चला जाऊं। मैं जानता था कि वो भी मेरे बगैर उदास होंगे, लेकिन मेरी बीवी अब भी जिद पर अड़ी हुई थी और उसने मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं की थी। बच्चों को देख देख कर मेरा दिल भर रहा था, मेरे दिमाग की नसें फट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता था कि मेरी बीवी बच्चे मुझे छोड़कर चले जाएंगे और मेरी माँ को तलाक हो जाएगी। अम्मी की तलाक का ख्याल आते ही
मेरा दिमाग फिर से फटने लगा। मेरा दिमाग कुछ भी कबूल नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर अब्बा ने अम्मी को तलाक क्यों दी होगी। आज से पहले तो उनके दरमियान कोई खास लड़ाई भी नहीं हुई थी। जैसे नॉर्मल फैमिलीज में होता है वैसे ही ऊंच नीच होती रहती थी, लेकिन फिर ठीक हो जाती थी। मुझे जोश चढ़ा तो मैं कमरे में पहुंच गया। अम्मी इशा की नमाज पढ़कर अभी जाए नमाज पर बैठी, ना जाने क्या दुआएं मांग रही थी। मैं उनके पास ही बैठ गया, मगर अभी तक उनकी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी। मैं 10-15 मिनट उनके पास ही बैठा रहा। फिर उन्होंने दुआ के लिए खड़े किए गए हाथ चेहरे पर फेरे और जाए नमाज फोल्ड करके उठ खड़ी हुई और जाकर सोफे पर बैठ गई। उनकी हालत से लग रहा था कि वो अब भी कुछ ठीक नहीं है। अम्मी, मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बता दें कि आखिर अब्बा ने आपको तलाक क्यों दी। मैं असल कहानी जानना चाहता हूँ। मैं बोला तो मेरी आवाज रुंधी हुई थी। शायद मेरी माँ को भी मेरी हालत पर तरस आ गया और फिर उन्होंने जो कुछ बताया तो मुझे अपनी समातों पर ही यकीन न आया। कहानी मैं सुन चुका था और अम्मी तो ऐसे रो रही थी जैसे आज ही उन्हें तलाक हुई हो। अम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप मुझ पर बोझ नहीं हैं। मैं आपको अपने घर में रखूंगा। मेरे बच्चे भी आपके साथ बहुत खुश रहेंगे। मैं अब्बा से सारे ताल्लुक खत्म कर दूंगा। आज के बाद वो हमारे लिए मर चुके हैं। मैंने रोते हुए उन्हें गले से लगाया तो वो भी मुझे गले से लगा गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा ऐसा भी कर सकते हैं। अब्बा ने इस उम्र में बहुत बुरी हरकत की थी जो मैं मान भी नहीं सकता था। अगर अम्मी के अलावा कोई और मुझे इस बारे में बताता तो शायद मैं मानने से ही इनकार कर देता, लेकिन मैं जानता था कि मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती और यही सच था। अपनी नई नवेली 25 साल की बीवी के साथ कहीं भाग गए थे। अम्मी ने मुझे बताया था कि अब्बा ने आज से 1 हफ्ता पहले शादी कर ली थी, लेकिन अम्मी को नहीं पता था। लेकिन जब वो अपनी छोटी सी बीवी को लेकर घर आए तो अम्मी ने उनके साथ झगड़ा किया और झगड़े में ही अब्बा ने उन्हें तलाक दे दी थी। अम्मी का कोई कसूर नहीं था, बस उनका यही कसूर था कि उन्होंने उनसे पूछा था कि उन्होंने शादी क्यों की है तो वो हत्थे से ही उखड़ गए। उन्होंने मेरी माँ को बदकिरदार कहा और उन पर कई तरह के इल्जामात लगाए और उन्हें तलाक देकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया। इसीलिए ही अम्मी मेरे घर आई थी और फिर शायद वो अपनी नई नवेली बीवी को लेकर उस घर से चले गए थे। वो जानते थे कि मैं उनके पीछे जरूर आऊंगा। अम्मी के पास मैं ज्यादा नहीं बैठ सकता था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, इसलिए ही मैं उनके कमरे से बाहर निकल आया और फौरन से अपनी बड़ी बहन शहनाज को कॉल मिला दी। जैसे ही मैंने उसे सारी बात बताई तो वो भी हैरान रह गई। वो तो यकीन ही नहीं कर रही थी, मगर मैंने उससे कहा कि मुझे ये सब अम्मी ने खुद बताया है और अब्बा के चले जाने से भी ये अंदाजा हो गया था कि गलती उन्हीं की है। उन्हें इस उम्र में शादी का शौक चढ़ा हुआ था जो उन्होंने पूरा कर लिया था और मेरी माँ बेचारी इस बुढ़ापे में तलाक का दाग लगवा कर बैठ गई थी। भले ही उनकी उम्र ज्यादा थी और उनके बच्चे भी जवान थे, शादीशुदा थे, लेकिन जमाना तो अब भी वैसे का वैसे था और औरत की तलाक को तो पहले जैसा ही समझा जाता था। लोग मेरी माँ पर उंगलियां उठा रहे थे। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि गलती अब्बा की है और उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन के कहने पर अम्मी को तलाक दी थी। अम्मी ने मुझे बताया था कि जब वो अब्बा से पूछ रही थी कि उन्होंने शादी क्यों की तो उसी लड़की ने जिसकी उम्र मेरी छोटी बहन जितनी ही थी, उसी ने ही कहा था कि आप अपनी पहली बीवी को तलाक दे दें वरना मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। इसलिए अब्बा ने अम्मी को तलाक दे दी। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। 1 हफ्ते बाद जब मैंने हिम्मत करके अपनी बीवी को सारी बात बताई तो वो भी घर वापस आ गई। वो मुझसे माफिया मांग रही थी और कह रही थी कि मायके में रहने की कोई खुशी नहीं है, बल्कि बंदा अपने घर में ही अच्छा लगता है और उसने अब अम्मी को भी अपने घर में कबूल कर लिया था। उसकी माँ उसके बचपन में ही वफात पा गई थी और उसे अब एहसास हो गया था कि माँ जिंदगी में कितनी जरूरी है। इस 1 हफ्ते ने उसे बदल कर रख दिया था। शायद उसकी भाभीियों ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, इसलिए ही वो वापस आ गई थी, लेकिन मुंह से तो कुछ नहीं बोल रही थी। मगर मैं जानता था मेरे बच्चों ने मुझे कुछ न कुछ कहा था कि मुमानिया उन्हें खाना नहीं देती थी, तो मुझे सारी हकीकत ही समझ आ गई थी। जब मेरी बीवी के साथ वैसा सब कुछ हुआ जैसा वो मेरी माँ और बहनों के साथ करती थी, तो फिर ही उसे एहसास हुआ था। सच ही कहते हैं कि जब तक इंसान के अपने साथ कुछ ना हो तो उसे दूसरों का एहसास ही नहीं होता। मेरी बीवी बदल चुकी थी।
मेरी बहनें अपने घर में खुश थीं। मेरे अब्बा अभी तक वापस नहीं आए थे और मेरी माँ मेरे घर में रह रही थी। अगर अब्बा अब वापस आ जाते और माफी भी मांगते तो कुछ नहीं होने वाला था। और हम सब ने भी सोच लिया था कि हम अब्बा को सारी जिंदगी माफ नहीं करेंगे और ना ही कभी उनसे कोई राब्ता रखेंगे। अभी तक तो उन्होंने खुद ही राब्ता नहीं किया था, न जाने वो हमसे राब्ता करते भी थे या नहीं। अब्बा तो बस हमारे लिए मर चुके थे और हम सब उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। अम्मी मुझे मना करती थी। हर वक्त ही मैं अपनी बीवी के साथ अब्बा की बुराइयां करता रहता था और कभी कभार मेरे दिल से उनके लिए बद्दुआ भी निकल जाती थी। अम्मी बहुत उदास रहती थी। भले ही मैं उन्हें हर चीज मुहैया करता था और उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ इतनी खुश नहीं थी जितना वो अपने घर में खुश रह सकती थी। जब मैं अब्बा को बद्दुआएं देता तो अम्मी मुझे रोक देती थी कि बेटा वो तुम्हारा बाप है और तुम पर फर्ज है कि तुम उनकी इज्जत करो। लेकिन ये मेरे बस में नहीं था। मेरा दिल तो चाहता था कि अगर वो मुझे कहीं मिले तो मैं एक मर्तबा उनका गिरेबान पकड़कर उनसे पूछूं जरूर कि आखिर मेरी माँ का क्या कसूर था। लेकिन न जाने ये मौका मुझे कब मिलना था। गर्ज के औरत तलाक के बाद अपना सब कुछ ही खो देती है, चाहे उसकी उम्र 25 साल हो या फिर 60 साल।